हेलो बच्चों। तो आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक नया क्लास, नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ। तो बहुत बच्चे हमको कह रहे थे, कोचिंग के ही बच्चे कह रहे थे कि सर, लेकिन सर बायो का नहीं बनाते हैं, फिजिक्स का नहीं बनाते हैं और अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनका नहीं बना रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि भाई ठीक है, चलो आप ही लोगों की बात रहेगी, बायो का भी बनाएंगे, फिजिक्स का भी बनाएंगे, केमिस्ट्री का भी बनाएंगे और अनदर सब्जेक्ट जो भी है हिंदी का भी बनाएंगे और जितना भी है चैप्टर वाइज वीडियोज़ रहेगी। तो आज हम बायो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, इसको हम फुल्ली एंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेने वाली है कि टॉपिक क्या रहेगी। अब इसके लिए आपको पूरी एनर्जेटिक होकर रहना होगा, क्योंकि देखिए कितना एंजॉय करते हैं हम लोग पूरे इस सेशन के साथ। आज की सेशन बहुत ही एंजॉयफुल रहने वाली है और आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बनने वाले हैं, जो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 10th का सिलेबस क्या है, मैं आपको 1 मिनट में सारा 10th का सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूँ और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो जब आप शुरू करते हैं 10th के बायो को, बायो बोले तो जीव विज्ञान को, तो जीव विज्ञान में आप पढ़ते ही हैं जीवों के बारे में, ये तो सबको पता है। तो जीव विज्ञान में जब हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि कैसे जीव का अस्तित्व इस धरती पर कैसे बना रहेगा। तो जीव के अस्तित्व को इस धरती पर बनाए रखने के लिए उनको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना है, डैट मीन्स उनके लाइफ में कैसा लाइफ प्रोसेस होने वाला है, जैव प्रक्रम क्या क्या होने वाला है। तो आपका जो ये 10th का बायोलॉजी का जो भी कंटेंट है वो जैव प्रक्रम से संबंधित है। जितने भी कंटेंट है, कौन से प्रक्रम से, तो जैव प्रक्रम से। तो जैव प्रक्रम होता क्या है एक्चुअली? जैव बोले तो जीवों के लिए, जीवों के जीने के लिए जो जो प्रक्रम यूज होता है वही हो गया जैव प्रक्रम। अब यहाँ पर हम जैव प्रक्रम में किन किन बातों को रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला है पोषण। अब कहिएगा पोषण क्यों रखे, बोले तो न्यूट्रिशन, पोषण का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन, जो भी है सीबीएसई वाले। ये आगे चलकर जब आप पढ़ते हैं बायो से तो आपको मीनिंग, क्योंकि साइंस तो इंग्लिश में पढ़िएगा तो उसके लिए मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मीनिंग भी साथ साथ करते जाते हैं। तो पोषण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि कोई जीव पोषण ना करे, डैट मीन्स खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो कैसे उसके बॉडी को एनर्जी मिलेगा, कैसे उसका जितना भी बॉडी का जो भी सेल है, सेल कैसे ग्रो करेगा, कोशिका। क्योंकि हम लोगों का शरीर तो कोशिकाओं से बना हुआ है, जीवों का शरीर तो कोशिकाओं से बना हुआ है, इसलिए हम लोगों को पोषण तो अति आवश्यक है। अरे एक दिन भोजन ना खा करके देखो ना, सुबह में उठा हुआ नहीं होगा, वो तो सबको पता है। इसलिए चाहे जितना भी टेंशन हो, भोजन को मत मिस करना है, डैट मीन्स पोषण को मत मिस करना, क्योंकि पोषण ही हमें सब कुछ देता है, समझ रहे हैं ना। तो पोषण का मतलब क्या हुआ? खाना को खाना और उसको पचाना। उसके बाद क्या है, खाना को खा लिए तो क्या हो गया, शरीर का बस इतना ही काम है, खाना खा लो और हो गया काम, मोटा जाओ, ऐसा नहीं है। तो खाना खाने के बाद ये प्रोसेस, आगे का प्रोसेस होता है शोषण। अब ये शोषण क्यों अनिवार्य है? अरे सब जीव को शोषण चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए। हम लोग हर एक सेकेंड सांस लेते हैं कि नहीं, जोर से। जब रात में सोते हैं तो हफुआ करके सांस लेते हैं ऐसे ऐसे सांस लेते हैं ना। अरे भाई उसको छोड़ो, सांस तो लेता ही। अच्छा बोलो तो इसका रीज़न क्या है कि क्यों लोग इतने ज़ोर ज़ोर से सांस लेते रहते हैं सोते वक्त? बताओ इसका रीज़न क्या है। होता क्या है ना कि जब वो सोता है ना तो उस वक्त उसको एनर्जी तो कम चाहिए होता है, और वो सोए के, अब कोशिका तो उनका सारा एक्टिव ही है, लेकिन उनको उचित मात्रा में जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा होता है। तो वह ऑक्सीजन को लेने के चक्कर में ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देता है, और वो भी ज़ोर ज़ोर से सांस तब ही ले पाएगा वो जब वो क्या होगा ना कि उसके पेट में जगह कम रहेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि लोग भरपेट खाना खा लेता है और भरपेट पानी पी लेता है और उसके पेट में कुछ जगह बचा ही नहीं, डैट मीन्स वहाँ पर जो फेफड़ा है उसको ऑक्सीजन लेने में, जब हम सांस लेते हैं तो पेट लगता है ना, क्योंकि पहले तो जाता है वो आमाशय में भी जाता है, फेफड़ा फूलता है, उसको जगह चाहिए ना फूलने के लिए, सटकने के लिए। अरे वही जगह नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी होगी, आपका फेफड़ा तो उस कम ही जगह में काम चलाएगा। तो शोषण अति आवश्यक है। क्यों? भोजन को पचाने के लिए। भोजन पचेगा किसके प्रेजेंस में? शोषण के प्रेजेंस में। शोषण मतलब ऑक्सीजन, जो भी हम सांस में लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो बस वही तो है। तो यहाँ पर बात क्या है कि शोषण आवश्यक है ऊर्जा बनाने के लिए। शोषण मतलब रेस्पायरेशन,
हम आगे चलकर सारा जितना भी चैप्टर है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर शोषण करने के बाद तो ऊर्जा बन गया, उसके बाद क्या चाहिए जीवों को जीने के लिए? जय प्रक्रम का मतलब क्या? जीवों को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? पोषण चाहिए, शोषण चाहिए। शोषण तक मतलब उसको एनर्जी बन गया, वो काम कर रहा है प्रॉपर, लेकिन काम वो नहीं कर रहा है, उसके सारे शरीर की जितने भी कोशिकाएं हैं, टिश्यूज़ है, अंग है, वो सब तो काम करना चाहिए बराबर, तभी तो उस आगे का जितना भी कार्य है संपादित होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे शोषण के बाद होता है परिवहन। क्यों? क्योंकि आप ही समझ लो, सबसे पहले पोषण का मतलब हुआ खाना बनाना, दैट मीन्स खाना खाना। पोषण का मतलब उस खाना का एनर्जी में बदल देना, समझ रहे हैं? अब वो एनर्जी ऊर्जा तो बन गया, अब ऊर्जा तो पेट में बना ना, लेकिन हमारा शरीर का जितना भी कोशिका है वो तो हाथ में भी है, ब्रेन में भी है, पैर में भी है, हर एक जगह है ना। तो उसको पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, गाड़ी, ऐसे ऐसे करके गाड़ी चाहिए। अब वो गाड़ी कहाँ से आएगा? हमारे शरीर में। तो वो गाड़ी है ब्लड, वो गाड़ी है ब्लड, खून, रक्त बोल सकते हैं, लहू बोल सकते हैं। और वो जो ब्लड है वही हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक जितना भी ऊर्जा है, जितना भी मिनरल्स है, जितना भी बोल सकते हैं पोषक तत्व है, पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, उसके साथ जितना भी मिनरल्स है, सबको पहुंचाता है प्रॉपर फंक्शन के लिए, बॉडी के सभी अंगों का प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन बोले तो एक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, जो उस ऊर्जा को, जो उस पोषक तत्वों को उनके उचित जगह तक पहुंचाना, तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट हो गई, पहुंच गई, समझ गए ना, पहुंच गया। अरे पहुंच गया कहने का मतलब वो तो यूज़ कर लिया, वो ऊर्जा उनके पास पहुंच गया। अब उस ऊर्जा के दौरान कुछ तो कचरा चीज़ बनेगा ही, कचरा चीज़ डैट मीन्स पसीना तो बनेगा ही, गर्मी का मौसम है, पसीना तो बनेगा ही। और बोल सकते हैं पानी जो पीते हैं उससे तो यूरिन बनेगा ही, जो खाना खाते हैं उससे तो बोल सकते हैं मल बनेगा ही। तो वो जो है हानिकारक चीज़, उसको तो निकलना चाहिए ना गंतव्य स्थानों के द्वारा, जो भी उसका स्थान है। तो उन जहरीले चीज़ों का, उन नशीले चीज़ों का हमारे बॉडी से निकलने की जो प्रोसेस है, हमारे बॉडी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे जितने भी जीव है उनके बॉडी से निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जित कर देना मतलब निकाल देना, बॉडी में जितने भी ख़राब चीज़ है उसको निकाल दो, क्योंकि ख़राब चीज़ को तो वो रखेंगे नहीं, हानिकारक चीज़ को। तो अब ज़रूरी होती है उत्सर्जन की प्रक्रिया का, उत्सर्जन। तो ये है उत्सर्जन की प्रक्रिया, जिसको हम एक्सट्रेशन बोल सकते हैं, एक्सट्रेशन। ओके, क्लियर है? अब उत्सर्जन के बाद निकाल दिए, अरे मतलब क्या, उत्सर्जन कर दिए, जितना भी हानिकारक चीज़ था उनको भी निकाल दिए, तो क्या एक जीव अपने लाइफ को ही जिएगा ना? ये तो समझ ही रहे हैं सब, अपने लाइफ को तो जिएगा ही। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई मनुष्य है तो क्या वो अपना लाइफ तो सीमित है, उसके बाद और भी इस धरती पर, धरती की सुंदरता को बनाए रखने के लिए और भी चाहिए ना मनुष्य, क्योंकि ये नहीं है कि लाइफ टाइम यही धरती पर रहने के लिए आए हैं, अदर चीज़ भी चाहिए, अदर जीव मतलब अदर दूसरे भी जीव चाहिए, मतलब इसी का कुछ संतान चाहिए जो नेक्स्ट पीढ़ी का, नेक्स्ट जनरेशन का क्या कर सकता है, उसको बनाए रख सकता है। तो उसके लिए हमको जनन की आवश्यकता होती है। तो उससे पहले क्या है, जनन से भी पहले कुछ है नियंत्रण और समन्वय। क्यों? क्योंकि यदि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपका जो फंक्शन है, डैट मीन्स क्या, हम ऐसे बोलते हैं इसको उदाहरण, कोई बच्चा है जो बौना ही रह जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मंदबुद्धि हो जाना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसका दिमाग अच्छा से नहीं काम करता है, हार्मोनिक इफ़ेक्ट अलग अलग तरीक़ों से हो जाता है, पेड़ में से पत्तों का गिरना, फल का बनना, समझ रहे हैं ना, जितना भी अलग अलग रासायनिक क्रियाएं होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में, डेट मीन्स हम पेड़ पौधे और हम जीवों के शरीर में एक हार्मोनिक बोल सकते हैं प्रक्रिया होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होता है, और वो खुद ब खुद नियंत्रण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको समझाइए कि आपको पचाने के लिए आप वहाँ पर कोई मशीन लगाए हैं और टाइम टाइम पर जाकर आप पचाते हैं, नहीं पचाते हैं, वो खुद ब खुद पचता है। वो हमारे शरीर में ऐसा पाचक रस का स्राव होता है जो उस भोजन को प्रॉपर रूप से पचाता है, डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद उससे जो पोषक तत्व है उनके लिए जाता है, पूरे कोशिकाओं के लिए। तो उनके लिए कंट्रोल की आवश्यकता होती है, नियंत्रण करने के लिए एक सिस्टम की, और उस सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ कर रखने के लिए आवश्यकता होता है।
तो उसके लिए ज़रूरी है नियंत्रण और समन्वय। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नियंत्रण और समन्वय। समन्वय इसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब नियंत्रण समन्वय हो गया ना, मतलब एक जो मनुष्य की जो सारी बॉडी का उपापचयी क्रियाओं होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उन सभी का नियंत्रण, जो भी जेनेटिक्स है उनको नियंत्रण, मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से, हार्मोनिकल रूप से जो नियंत्रण है वो ऑटोमेटिकली होता है हमारे शरीर में। तो ये तो नियंत्रण और समन्वय का था। अब उसके बाद जो हम बोले थे इससे पहले नेक्स्ट बोल दिए थे कि यहाँ पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का भी अहम भूमिका है। ये सारा कुछ कर लेंगे तो क्या एक ही जीव पूरे धरती को रख सकता है? मतलब क्या आपको लग रहा है कि और अदर आना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए हमें रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्शन बोले तो जनन की, सभी जीवों में, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जितने भी कीड़े मकोड़े हो या फिर जानवर हो, मनुष्य हो, पक्षी पक्षी हो, जो भी है, सबको जनन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जनन होने के बाद भी क्या? जनन होने के बाद है कि अच्छा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि कभी कौवा का जो बोल सकते हैं कौवा का बच्चा कभी कबूतर तो हो नहीं सकता है, मोर का बच्चा कभी बगुला तो हो नहीं सकता है, मोर का बच्चा मोर ही होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, एक कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा। तो मतलब क्या ये आनुवांशिकता है कि नहीं? किसी न किसी तरह का यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं? एक बोल सकते हैं पावर, उस वो ही पावर है आनुवांशिकता। डीएनए के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मेनली जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर है आनुवांशिकता एक अहम भूमिका निभाता है। तो उसके लिए हमको नेक्स्ट चैप्टर की ज़रूरत होती है, आनुवांशिकता बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ज़रूरत होती है आनुवांशिकता की। आनुवांशिकता हो गया ना तो अब सेम टू सेम प्रोसेस आता जाएगा इस धरती पे और नए नए जीव बनते जाएंगे और यहाँ पर सारा सिस्टम चलता रहेगा। और साइंस और टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह पर है ही। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम सभी जीव मिलजुल करके एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहे हैं, इस धरती को सजा करके रख रहे हैं और अपने लाइफ के बारे में भी हमेशा एक अच्छा प्रॉपर वे में एक डिस्कवरी सब कर ही रहे हैं। तो ये सब है हम लोगों का काम। तो आपके जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो जैव प्रक्रम को चलाने के लिए प्रॉपर रूप से आपको क्या चाहिए? पोषण की आवश्यकता चाहिए, शोषण की चाहिए, देन परिवहन की चाहिए, उत्सर्जन की चाहिए, देन नियंत्रण समन्वय की चाहिए, जनन और आनुवांशिकता की चाहिए। उसी में जैव विविधता के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे एक जीव दूसरे जीव से विविधता में बदल जाते हैं, विभिन्नता पाई जाती है। उसी में असमजात अंग क्या होता है, समजात अंग क्या होता है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव का पंजा कैसे मिल रहा है, पक्षी का जो पंख है वो कैसे मिल रहा है। तो सारा चीज़ इस चैप्टर में बताया जाएगा, आनुवांशिकता के साथ साथ जैव विविधता के बारे में। तो ये था एक तरह से हम बोल सकते हैं जैव प्रक्रम, सारा जैव प्रक्रम के बारे में था। तो इस वीडियो को हम लंबी नहीं बनाएंगे, आपको एग्जाम्पल के सहित एक चीज़ एक चीज़ हम इसमें बताना भूल गए कि पोषण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि पोषण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी जो आहार नल है, वो मतलब बॉडी का जो आहार नल है, खास करके मनुष्य में। अभी हम जो कुछ भी पढ़ेंगे दो चीज़ में पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे दो चीज़ों में। अरे सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लो, ये जो जीव है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है क्या, कोई बोलिएगा? जंतु होता है, तो एक पादप होता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो जंतु को बोलते हैं फौना और इसको बोलते हैं फ्लोरा। सिंपल है कि नहीं? फौना और फ्लोरा, समझ रहे हो हम? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो जंतु है इसके लिए भी सारा चीज़ पोषण चाहिए, शोषण चाहिए, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण। पादप के लिए भी सारा वही प्रोसेस चाहिए। तो हम सब चीज़ पढ़ेंगे, जंतु के लिए अलग पढ़ेंगे। और जंतु में भी देख लो ना, ये भी अलग अलग हो जाता है। जैसे एक कोशिकीय जंतु हो जाता है, यहीं पर हम बंटवारा कर सकते हैं। तो जीव दो तरह का होता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो इनके लिए अलग अलग फंक्शन है, एक कोशिकीय के लिए अलग है और बहुकोशिकीय के लिए अलग सिस्टम है। क्योंकि एक कोशिकीय के लिए सारा कुछ तो एक ही कोशिका में हो जाता है ना संपादित,
और बहुकोशिकीय के लिए अलग अलग चाहिए, क्योंकि अलग अलग कोशिका होता है, विभिन्न तरह के कोशिका होते हैं, सबके लिए चाहिए, तो उनके लिए अलग सिस्टम ही बन जाता है। तो यहाँ पर आप समझ लो, पोषण के लिए हम लोगों को सबसे पहले आहार नाल की ज़रूरत होती है, और ये है आहार नाल। इसी में हम लोग पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, यकृत क्या है, उसका क्या क्या फंक्शन है, सारा चीज़ इसी में आ जाएगा। श्वसन में हम सबसे इम्पोर्टेंट देंगे अपने मनुष्य के लिए, खास करके हम बता रहे हैं फेफड़ा का, लंग्स का क्या क्या वर्क्स है, उनकी रचना क्या क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ब्लड उसमें शुद्ध होने के लिए जाता है, अशुद्ध ब्लड, ये सारा चीज़ इसमें आएगा। परिवहन में हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। इसका मेन बोल सकते हैं प्रॉपर जो है हार्ट ही है, हृदय है इसका मेन, मशीन बोल सकते हैं इसको, मतलब मशीन चाहिए ना आपको। श्वसन को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए फेफड़ा चाहिए, पोषण को चलाने के लिए आहार नाल चाहिए, परिवहन को चलाने के लिए हृदय चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हार्ट ही तो है, हृदय ही तो है, अरे दिल ही तो है, जो हर एक सेकंड धड़क धड़क के पूरे शरीर में पंपिंग करता है ब्लड को, और जितना भी अंग है वहाँ तक पहुँचाता है। ये एक तरह के बोल सकते हैं कि जनरेटर का काम करता है, पंपिंग का काम करता है। जनरेटर तो नहीं बोल सकते हैं, तो ये इसको बोर्डिंग का काम करता है, जहाँ से एक खून तो है और पूरे खून को रिफाइनिंग करने का काम करता है। तो उत्सर्जन में हमको सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए, जिसे बोल सकते हैं गुर्दा बोलते हैं उसको साइंस में, और एक तो ब्रिक बोलते हैं। और आप लोग शायद गुर्दा और ब्रिक से ना परिचित हो तो किडनी से तो ज़रूर परिचित होंगे, लेकिन किडनी उसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है, न कि ये आप जो समझते हैं हिंदी। तो गुर्दा, ब्रिक या किडनी बोल सकते हैं। 2 किडनी होता है हम लोगों में बराबर, और वो दोनों किडनी प्रॉपर रूप से काम करता है। किसी का एक किडनी ख़राब हो जाने के बाद दूसरे किडनी पर भी काम कर चला सकता है वो। और किडनी का मेन काम क्या है कि जितना भी आप ड्रिंकिंग वाला चीज़ करते हो, जैसे पानी पी लो, कुछ भी पी लो, दूध पी लो, उसको वो प्यूरिफिकेशन के लिए वहीं पर जाएगा। कहने का मतलब क्या, वो पूरे बॉडी में मिल गया और वहाँ पर जो भी जहरीले चीज़ें थे उन पानी के साथ निकल जाएगा। तो यही है उसका किडनी का काम है, फिल्टरेशन का काम करता है। जैसे आरओ मशीन देखे हो ना, उसमें पानी डाला, जो भी कचरा है, जो भी मान लो कहते हो ना गंदगी, उसको साइड कर दिया और उसमें से जो प्योर वाटर कहते हो वो होता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, वो बकवास है। चलिए हमारा किडनी ही प्योर है, जो जितने भी गंदगी है शरीर का उसके साथ बहा देती है, समझ रहे हैं कि नहीं, बहा दिया। तो नियंत्रण और समन्वय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यदि कोई है तो वो है मस्तिष्क। और मस्तिष्क के साथ ही, मस्तिष्क तो है ही, ब्रेन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, और इसके साथ है मस्तिष्क बोलते हैं ना इसको हम, मस्तिष्क, ब्रेन बोल सकते हैं, ब्रेन, क्लियर है। और ब्रेन के साथ साथ ही हम लोगों को ज़रूरी है सभी ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथि बोले तो जहाँ से हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन निकलता है वहाँ से। अलग अलग 5 तरह के ग्रंथि होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पिट्यूटरी ग्रंथि का, जो सारे ग्रंथियों का कह सकते हैं बाप होता है, मतलब सभी को कंट्रोल करता है, वही पिट्यूटरी ग्रंथि, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना। मास्टर ग्रंथि किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को, जो यहाँ पर होता है, समझ रहे हैं ना। आप लोग देखते होंगे कि औरत सब बिंदी कहाँ लगाती है, तो यहाँ पर लगाती है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर लगाती है। क्यों लगाती है पता है आपको? बिंदी लगाने का बस एक ही रीज़न है, वही पिट्यूटरी ग्लैंड को दबाना, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जितना दबाएगा वो उतना वहाँ पर प्रॉपर काम करेगा। आप लोग एक्यूप्रेशर के बारे में सुने होंगे कि हमारे शरीर में बहुत ऐसा अंग है जहाँ पर टच करने से बराबर प्रॉपर रूप से सारा चीज़ काम करने लगता है। तो एक्यूप्रेशर लगाना यही है, वही पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए वहीं पर लोग बिंदी लगाती है। जैसे आपने सुना था, रामायण की बात है कि जब हनुमान जी देख लेते हैं इनको, सीता मैया को, कि ऐसे करके सिंदूर लगा रही थी मांग में थोड़ा सा, तो हनुमान जी पूछ देते हैं कि माता आप सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो उन्होंने कहा, सीता मैया ने जवाब दिए कि देखो ये जो श्री राम जी है ना, उनके लंबी उम्र के लिए हम सिंदूर लगाते हैं। तो उनको तो समझ रहे हैं हनुमान जी राम जी का कितना बड़ा भक्त है, वो इन चीज़ को लेकर के गए और एक सिंदूर का बहुत बड़ा जो प्रांत होता है ना, उसी को लेकर के पूरे शरीर में लगा लिया सिंदूर, और पूरे मतलब हर एक जगह एक भी अंग गत्तर गत्तर लगा लिया था।
फिर गए राम जी देखे जब इस चीज़ को, तो राम जी कहते हैं कि हनुमान तुमने ऐसा क्यों कहा। वही चीज़ तो समझ रहे हैं, हनुमान जी ने कहा कि माता को देखे कि वो थोड़ा सा सिंदूर आपकी लंबी उम्र की कामना कर रहे, तो इससे ज़्यादा तो हम पूरे शरीर में क्यों नहीं सिंदूर लगा ले। वो तो एक ही जगह सिंदूर लगा रही थी, अब हम पूरे शरीर में लगाएंगे जिससे कि आपका उम्र कितना गुना बढ़ जाएगा प्रभु। तो उनकी तरह भक्त बनिएगा तो नाम होगा ना। चलिए, हम वहाँ पर एक्यूप्रेशर के बारे में बता रहे थे। ये छोटी सी कहानी था जो कि नॉलेज वाला है। मतलब क्या, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना है। पढ़ाई करते हैं तो पूरी तरह पढ़ाई में समर्पित हो जाना है, जो भी करते हैं उस पर पूरी तरह झोंक देना है, समर्पित हो जाना है, तभी जाकर उसका एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो ये था। अब यहाँ पर जनन में बात करेंगे तो जनन में अलग अलग होता है ना। अब हम यहाँ पर 2 तरह के जनन पढ़ेंगे, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। डीपली बात करेंगे नेक्स्ट उसके चैप्टर में। तो अलैंगिक में कोई किसी तरह का जनन ग्रंथि की ज़रूरत ना होती है, और लैंगिक में तो होती है ना। तो वहाँ पर नर आता है, मादा आता है, दोनों की ज़रूरत होती है। वहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह का जायगोट बनता है। तो एक्चुअली हम समझा दिए अनुवांशिकता में बस डीएनए आरएनए कैसे वो जेनेटिक कोड फॉर्म होता है, कैसी परिस्थितियों के कारण एक जीव का हर एक चीज़ अलग हो जाता है, बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप देखते होंगे ना कि धूप में रहोगे तो आप काला हो जाओगे, सिंपल है। मेहनत वाला काम करोगे तो आपका बॉडी उसी तरह से ढल जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब परिस्थिति के अनुकूल सभी जीव अपने आप में परिवर्तन ला लेते हैं। आप ही हो ना, अभी आप गरीबी में जी रहे हो, तो आप उस गरीबी के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ का कंट्रोल करोगे। बट जब आ जाएगी अमीरी तो आप भूल जाओगे उस गरीबी को, और सारा चीज़ आप कंट्रोल करने लगोगे उस अमीरी की तरह, और आपका सारा चीज़ खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। वैसे समय के साथ तो सारा चीज़ चेंज ही होता है ना। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग सारा जीव अपने आप में चेंजिंग ला लेता है, और इसी के चलते सब में विभिन्नता पाई जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर जैव विविधता था। तो एक्चुअली बस इतना ही है जैव प्रक्रम के बारे में हमको बताना था। और नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे आपके बारे में पोषण को लेकर आप लोगों के सामने। नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।